आज हम लोग क्लास 12 बुक 2 इशू ऑफ शेयर चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 बनाते हैं। इस फॉर्मेट में ऊपर में कंपनी का नाम लिखना चाहिए, फिर कैपिटल लेटर में बैलेंस शीट लिखनी चाहिए, उसके नीचे एज एट लिखना चाहिए, फिर उसका फॉर्मेट में पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट लिखना चाहिए। पर्टिकुलर्स में रोमन 1 लिखेंगे इक्विटी, कैपिटल लेटर में इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड और उसके भी नीचे शेयर कैपिटल लिख करके नोट नंबर 1 डाल देंगे। फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम बनाएंगे। अब नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले लिख देंगे नंबर 1, जो कि ऊपर में नोट टू अकाउंट ऊपर में मेंशन किया हुआ है बैलेंस शीट में, फिर यहाँ 1, फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल को 3 कैटेगरी के अंदर दिखाना पड़ता है। पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल मेंशन किया होता है, जो कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू करेगी, वो लिखना पड़ता है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर 2 टाइप के शेयर को दिखाते हैं। इक्विटी, पहले इक्विटी शेयर दिखाते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर दिखाते हैं। इक्विटी शेयर में 3 इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फिर उसका फेस वैल्यू और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसी के नीचे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ जनरली परसेंट मेंशन किया होता है, तो वो परसेंट भी लिखेंगे। फिर उसका फेस वैल्यू, जनरली प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का होता है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू प्रेफरेंस कैपिटल, ये आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलाकर के टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है। इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं। डबल अंडरलाइन करने का मतलब हुआ दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट टू बी टोटल। इसको टोटल नहीं करना होता है, इंफॉर्मेशन के लिए है। फिर नंबर 2 में दिखाना पड़ता है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कंपनी या तो पूरा का पूरा ऑथोराइज्ड कैपिटल या उससे कम शेयर पब्लिक को इशू करती है। अब इशूड कैपिटल के अंदर भी इक्विटी को अलग और प्रेफरेंस को अलग से दिखाते हैं। अगेन इक्विटी का नंबर, इक्विटी शेयर का नंबर, उसका फेस वैल्यू और उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर का भी नंबर, फेस वैल्यू और अमाउंट लिख देते हैं। फिर इसको टोटल करके डबल अंडरलाइन कर देंगे। इसका मतलब अगेन यही हुआ कि ये भी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये कैलकुलेशन के लिए नहीं है, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। अब कंपनी जितने शेयर इशू करती है, पब्लिक उसके लिए सब्सक्राइब करती है, अप्लाई करती है। ये सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, फेयर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो तीसरे कैपिटल के तीसरे पार्ट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दिखाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट में दिखाना पड़ता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो उसके नीचे उसका डिटेल लिख देंगे कि पब्लिक कितने के लिए सब्सक्राइब की और उसका फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं। नंबर 2 पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप दिखाना पड़ता है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर अगर पब्लिक, इसके अंदर भी 2 टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं कि अगर पब्लिक पूरे शेयर को का अमाउंट कॉल ही नहीं की है तो उसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दिखाते हैं। और अगर कंपनी पूरा कॉल अप की है और कोई डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कुछ पैसे नहीं दिया है, तो जितने शेयर पर
उसने कुछ पैसे नहीं दिए हैं, उसको इनर कॉलम में दिखाते हैं। सपोज करो 10,000 शेयर पर किसी ने 2 रुपये नहीं दिए हैं, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच ₹8 कॉलम, ऐसा नहीं दिखाएंगे। इसको दिखाने का एक तरीका होता है। सब पहले लिख लेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नीचे लेस कॉल्स इन ए ईयर, जितने रुपए कंपनी को नहीं मिले, फिर वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं। और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसको टोटल कर लेते हैं और यही अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर में। इस शेयर का इशू 2 टाइप से होता है, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश के अंदर भी 2 सिचुएशन होते हैं, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। लमसम के केस में 2 एंट्रीज पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में पहले इंस्टॉलमेंट को शेयर एप्लीकेशन मनी कहते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट को शेयर अलॉटमेंट मनी कहते हैं, तीसरे इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल मनी कहते हैं और चौथे इंस्टॉलमेंट को सेकंड कॉल कहते हैं। जो भी लास्ट कॉल होगा उसके साथ एंड फाइनल लगाते हैं। अब हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती हैं। पहला, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो शेयर के पहले इक्विटी लगा देंगे, अगर प्रेफरेंस है तो उसके पहले प्रेफरेंस लगा देंगे। फिर इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी पार पर ड्यू कर सकती है या प्रीमियम पर। पार कहने का मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू पर, जितने का शेयर है उतने पर ही इशू कर रही है कंपनी, अलॉट कर रही है तो इसको पार कहेंगे। अगर उससे ज़्यादा पर अलॉट कर रही है, ड्यू कर रही है अलॉटमेंट के लिए, तो उसको एट प्रीमियम कहेंगे। लेकिन कम पर कंपनी शेयर को अलॉट नहीं कर सकती है। अब कंपनी एक्ट 2013 में वो मना किया हुआ है कि पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो 2 ही केस हो गए अलॉटमेंट ड्यू करने के, पार और प्रीमियम। अगर पार पर ड्यू करते हैं तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पर ड्यू करती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और चौथी एंट्री, जब अलॉटमेंट मनी कंपनी रिसीव करे तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, मान लेते हैं फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है तो उसमें एंड फाइनल लगा देंगे कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब वो रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री होती है। ये मैं खाली एंट्रीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट के रेफरेंस के काम आ जाए। न्यूमेरिकल्स की जरूरत होगी, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये हुआ कि कंपनी शेयर तो इशू करती है बट बदले में कंपनी को पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ और गुड्स, कुछ और एसेट या सर्विस मिल जाता है। इसके अंदर 4 सिचुएशन होते हैं, एसेट परचेज, बिजनेस परचेज, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन। अगर एक कंपनी कोई एसेट परचेज करती है, सपोज लैंड या बिल्डिंग परचेज की, और जिससे एसेट परचेज करती है उसको वेंडर कहते हैं, ठीक है। अब जब कंपनी एसेट परचेज की तो सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करते हैं, और फिर उसको शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के 2 सिचुएशन हो जाते हैं कि पार पर इशू कर रही है या प्रीमियम पर इशू कर रही है। अगर पार पर इशू करे
तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर इशू करे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वेंडर को कितने शेयर इशू किए गए वो नरेशन में मेंशन कर देना चाहिए। अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू टू वेंडर पार और प्रीमियम के केस में चेंज हो जाते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू टू द वेंडर, फॉर्मूला होगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो परचेजिंग कंपनी वेंडर को पे करती है, दैट अपॉन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस का मतलब क्या है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू होता है, अगर कंपनी शेयर को पार पर इशू कर रही है, और इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रही है। कई बार बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में कहा होता है 10% 20% प्रीमियम, वो परचेज कंसिडरेशन का 20% निकाल देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। हमेशा प्रीमियम फेस वैल्यू का निकलेगा और वो डिनोमिनेटर में ही ऐड होगा, फेस वैल्यू में ही ऐड होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अब आते हैं फॉर बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज करने का मतलब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के सारे एसेट्स ले लेती है और सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज ले लेती है। और यहाँ पर भी जरा केयरफुल रहेंगे, क्वेश्चन में एसेट्स लायबिलिटी के दो वैल्यूज दिए होते हैं, एक तो बुक वैल्यू, दूसरा एग्रीड वैल्यू। याद रखेंगे बुक वैल्यू नहीं लेना है, एग्रीड वैल्यू ही लेना है। अब जो एसेट कंपनी ले रही है उसके एग्रीड वैल्यू को टोटल कर लिया, और उसमें से जो एक्सटर्नल लायबिलिटी कंपनी ले रही है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो जो अमाउंट आ जाता है वो नेट एसेट होता है। नेट एसेट परचेजिंग कंपनी ले रही है और वेंडर दे रही है, वेंडर कंपनी दे रही है, और परचेजिंग कंपनी जो उसके लिए पे करती है वो परचेज कंसिडरेशन होता है। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन हो जाते हैं कि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा हो तो जो गैप होता है उसको गुडविल कहते हैं, और ये गुडविल को डेबिट कर देते हैं। और अगर कम पे करे तो जो डिफरेंस होता है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, कंपनी उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, और ये जर्नल एंट्री में यूज करते हैं। तो बिजनेस परचेज के केस में जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, सारे एसेट्स को इंडिविजुअली एग्रीड वैल्यू पर डेबिट करेंगे, फिर गुडविल डेबिट, अगर गुडविल है तो एंट्री करने के पहले गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री करनी चाहिए। बेटर होगा कि नीचे वर्किंग नोट में इस काम को दिखा दें कि नेट एसेट कितना है, परचेज कंसिडरेशन कितना है, गुडविल कितना है, कैपिटल रिजर्व कितना है, ये वर्किंग नोट में दिखा देंगे, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया, गुडविल को डेबिट कर दिया, टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू वेंडर, टू कैपिटल रिजर्व। अब या तो एक क्वेश्चन में गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों एक साथ में नहीं होंगे, या तो दोनों ही नहीं होंगे या दोनों में से कोई एक होंगे, इस बात का ध्यान रखते हैं। फिर परचेज कंसिडरेशन को सेटल करते हैं, कैश में दिया तो कैश लिख दिया, कुछ पार्ट शेयर में दिया तो शेयर में वही पार और प्रीमियम पर पहले उसका नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया और इसकी एंट्री पास किया, वेंडर डेबिट टू बैंक, जितना कैश दिया है टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर जो वर्किंग नोट में निकाला दैट इनटू फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, इस तरह से करके निकाल दिया। अब तीसरा केस होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी बनाने के लिए एक्टिवली काम करते हैं। कंपनी के फॉर्मेशन के बाद कंपनी का एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ प्रमोटर से अलग हो जाता है, प्रमोटर आउटसाइडर हो जाता है। तो कंपनी प्रमोटर को उसके सर्विसेज के बदले में
कॉम्पेंसेट कर देती है, रीइम्बर्स कर देती है। इनका जो भी खर्चा हुआ कंपनी के बनाने में वो सारे कंपनी पे कर देती है। और कंपनी जनरली कैश में भी दे सकती है और शेयर भी इशू कर सकती है। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को ड्यू करेगी तो एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और फिर उसे जो शेयर इशू किया प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से अंडर राइटिंग कमीशन। अब यहाँ अंडर राइटिंग को समझना जरूरी है। अभी हम लोग पीछे समझे कि 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, फेयर सब्सक्रिप्शन या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। जब अंडर सब्सक्रिप्शन, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है। सेबी एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो आपको सारे पैसे वापस करने होंगे और मार्केट छोड़ करके जाना होगा, फिर आप पब्लिक कंपनी नहीं बन सकते हैं। तो कंपनियों को डर लगा होता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो कंपनी अंडर राइटर को अप्रोच करती है। अंडर राइटर वो लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। अंडर राइटर कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि हम है ना, इन केस पब्लिक आपके 90% शेयर नहीं खरीदती है तो हम खरीद लेंगे, और वो शेयर को खरीद लेते हैं, कंपनी को डूबने से बचा लेते हैं। अब कंपनी उनको जो कॉम्पेंसेट करती है बदले में शेयर इशू कर देती है। तो इस केस में भी 2 एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर फॉर मेकिंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, और जब उसको सेटल करेंगी, पे करेंगी, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें भी नंबर ऑफ शेयर मेंशन कर देंगे। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फॉरफीचर, रीइशू एंड फॉरफीटेड शेयर्स, रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। तो फॉरफीचर के 2 केस होंगे। पहला केस होगा, फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। इन केस कोई शेयर होल्डर कॉल सीनियर कर देता है, वो पैसे नहीं दे पाता है, तो कंपनी को राइट है कि उसको एक नोटिस देगी और जितने रुपए उसने कंपनी को दिए हैं वो सारे रुपए कंपनी रख लेती है। इसी को फॉरफिट करना कहते हैं। अब फॉरफीचर की 2 एंट्री हो सकती है। पहला केस होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार और एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी रिसीव। जब प्रीमियम मनी रिसीव हो जाए तो उसके फॉरफीचर की एंट्री एट पार के जैसे ही करते हैं। तो उस केस में जर्नल एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ ध्यान रखेंगे अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप इज नॉट रुपीज, इज नॉट फेस वैल्यू। जितने रुपए कंपनी कॉल की है, कंपनी अलॉटमेंट के बाद शेयर को फॉरफिट करती है तो कॉल्ड अप में अलॉटमेंट तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करती है तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। सेकंड कॉल के बाद करती है तो सेकंड कॉल का भी ऐड हो जाएगा। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल को डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितने रुपए कंपनी को मिले होते हैं सबको कंपनी क्रेडिट कर देती है। जो भी एप्लीकेशन मनी मिला वो फॉरफीचर में चला जाएगा, अलॉटमेंट मिला वो फॉरफीचर में चला जाएगा, फर्स्ट कॉल मिला वो फॉरफीचर में चला जाएगा। जो भी अमाउंट मिलता जाए कंपनी उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और जो अमाउंट नहीं मिला उसको उसका नाम लिख देंगे। अगर अलॉटमेंट का नहीं मिला तो टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, या उसके बदले में अगर क्वेश्चन में कॉल सीनियर अकाउंट खोलने के लिए कहा है तो कॉल सीनियर अकाउंट भी खोल देंगे। तो इसकी एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड टू कॉल सीनियर अमाउंट नॉट रिसीव्ड। मतलब ये हुआ अमाउंट रिसीव्ड प्लस अमाउंट नॉट रिसीव्ड इज अमाउंट कॉल्ड अप।
इसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी ड्यू, तो उस केस में एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसा लिखेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब आते हैं रीइशू में। कंपनी शेयर को इशू दो टाइप से करती है, पार पर और प्रीमियम पर, लेकिन इसका रीइशू तीन टाइप से होता है, पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। याद रखेंगे, इस पर MCQ 3 थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड प्रीमियम। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया शेयर्स कैन बी इशूड एट रीइशूड एट पार एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, और उसके नीचे चार ऑप्शन दे दिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज स्टेटमेंट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि शेयर का फॉरफीचर, ये शेयर का इशू पार और प्रीमियम पर ही होता है और रीइशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर होता है। अब अगर कंपनी शेयर का रीइशू पार पर कर रही है तो ये याद रखेंगे कि जितने रुपए कंपनी फॉरफीचर का टाइम पर कॉल्ड अप होगा रीइशू के टाइम पर वही पेड अप होगा, अनलेस ये ना कहा हो कि वो फुली पेड अप हो। तो अगर पार पर कंपनी शेयर को रीइशू कर रही है तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पर इशू कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अगर डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। याद रखेंगे डिस्काउंट और रीइशू जो होगा वो अमाउंट फॉरफिटेड से ही यूज होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कंपनी ये कोशिश ये करती है कि रीइशू के टाइम पर, एक बात ध्यान में रखेंगे कि कंपनी इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी मैक्सिमम कितने का डिस्काउंट दे सकती है, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना होता है, तो वो अमाउंट फॉरफिटेड के जितना होता है, उससे ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट नहीं दे सकती है। मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर शेयर को रीइशू करती है तो या तो कंपनी को गेन होगा या गेन नहीं होगा, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितने रुपए कंपनी फॉरफिट की है उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती है। अब अगर कंपनी को गेन हुआ है तो गेन को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, उसकी एंट्री पास करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ गेन ऑन रीइशू, इस एंट्री का अमाउंट निकलने में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो टाइप के फॉर्मूले होंगे। अगर वैसे शेयर का रीइशू हो रहा है जो कि या तो अंडर सब्सक्रिप्शन थे या फेयर सब्सक्रिप्शन के केस में थे, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन या फेयर सब्सक्रिप्शन जिस पर इशू हुए थे उनके वैसे शेयर का फॉरफीचर हो रहा है और रीइशू हो रहा है। तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, अब नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड और ब्रैकेट में लिख देंगे रीइशू प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू। इस तरह से जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर। याद रखेंगे गेन ऑन रीइशू इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आते हैं, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से लिखेंगे। गेन ऑन रीइशू इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड या अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू शेयर्स रीइशूड माइनस शेयर्स रीइशूड इनटू डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, कभी गेन ऑन रीइशू निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसके पीछे के दो टॉपिक स्किप हो गए, वो भी जरा समझ लेते हैं। कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस। कंपनी
कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट टेबल एफ याद रखेंगे। टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे तो कॉल्स इन ये याद रखेंगे, ये अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में पूछते हैं, आईसीएसई के सिलेबस में ये है, सीबीएसई में नहीं है। तो कि कंपनी कॉल्स इन एरियर पर कंपनी 10% का इंटरेस्ट पर एनम के रेट से चार्ज कर सकती है और कॉल इन एडवांस पर कंपनी को 12% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन आईसीएसई में है। अब जरा बोर्ड सीयूईटी का ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पांचों एंट्री सीख लेते हैं। कॉल्स इन एरियर के केस में 5 एंट्रीज क्या होंगी। पहली एंट्री होगी when call is made but call money is not received, तो एंट्री पास करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये याद रखेंगे कि अगर अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला है तो उसको कॉल्स इन एरियर में ही लिखेंगे। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, ऐसा लिखते हैं। जब वो सब्सिक्वेंट डेट पर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मिल जाता है तो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फिर याद रखेंगे कि अलॉटमेंट के डेट से जो अलॉटमेंट का पैसा अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पर मिला है तो अलॉटमेंट के डेट से फर्स्ट कॉल के डेट तक का उस पीरियड का 10% के रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे और कंपनी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के ऊपर में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। एंट्री पास करेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जब वो पैसा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है एक तरह का कंपनी के लिए इनकम है, उसको एंड ऑफ द ईयर में उस अकाउंट को क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। कंपनी के केस में इसका नाम बदल जाता है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो इसकी एंट्री पास कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सीबीएसई के बच्चे यही 2 एंट्री उनको याद करने की जरूरत है, बाकी 3 बोर्ड के बाद देख लेंगे। अब कॉल इन एडवांस की जनरल एंट्री समझेंगे। अब कॉल इन एडवांस जो होता है 2 टाइप से होता है, याद रखेंगे। कई बार जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो एप्लीकेशन के टाइम में इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि अलॉटमेंट के ऊपर अगर बच जाए तो कंपनी कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर कर देती है। या दूसरा सिचुएशन कि अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया या फर्स्ट कॉल के टाइम पर सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया, तो वो भी कॉल इन एडवांस ही होता है। तो जब कॉल इन एडवांस मिले तो कंपनी एंट्री पास करती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट, और जब उस कॉल को रेस्पेक्टिव कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करती है तो एंट्री पास करते हैं रेस्पेक्टिव कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। अब यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कंपनी एप्लीकेशन का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल इन एडवांस में यूज करती है तब भी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो लगाएंगे अलॉटमेंट के डेट से ही लगाएंगे, एप्लीकेशन के डेट से नहीं लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एप्लीकेशन के डेट से लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। एप्लीकेशन के टाइम पर मिला, स्टिल अलॉटमेंट के बाद ही इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कंपनी चार्ज करेगी। एंट्री पास करेंगे, ये कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देना होगा, तब कंपनी इसकी जर्नल एंट्री पास करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू सन्ड्री शेयर होल्डर। और जब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पे करेगी तो सन्ड्री शेयर होल्डर टू बैंक, और एंड ऑफ द ईयर में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ये मैंने कॉल्स इशू ऑफ शेयर के पूरे चैप्टर का जिस्ट इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। अगर स्टूडेंट चाहेंगे वो बोलेंगे तो मैं इलस्ट्रेशन के साथ हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट की तरफ से मुझे इस तरह से आए इंफॉर्मेशन आए, कुछ पता चले तो फिर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा।